हेलो, सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में हम सेरीकल्चर को पढ़ रहे थे, आज उसी ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और सेरीकल्चर जो यूनिट है आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो सेरीकल्चर जो है इसका मतलब हम समझ चुके हैं। सेरीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्पीसीज हम काम में लेते हैं कल्चर के लिए वो हम पढ़ चुके हैं। सेरीकल्चर जो है उसमें सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल को हम पढ़ चुके हैं और लाइफ साइकिल पढ़ने के बाद में सेरीकल्चर जो मेथड है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम सेरीकल्चर का 5वां वीडियो देखते हैं और 5वां वीडियो जो है सबसे पहले मैंने लिखा है 2 टॉपिक हैं। एक हमारे पास ये वाला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिखा है मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, पहला ही टॉपिक, और दूसरा टॉपिक लिखा है मैंने डिजीजेज ऑफ सिल्क वर्म। तो देखिए सबसे पहले हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? केमिकल का मतलब तो रासायनिक होता है भाई, रासायनिक। और कंपोजिशन का मतलब संगठन होता है। रासायनिक संगठन किसका? रेशम का। तो आज हम रासायनिक संगठन पढ़ने वाले हैं, एक तो रेशम का, और इस रेशम के रासायनिक संगठन की बात करें तो यहाँ हम इसके कंपोजिशन को 2 पार्ट्स में जोड़ सकते हैं। एक मैंने सर्किल बनाया और ये दूसरा सर्किल बनाया। पहला सर्किल जो है मैंने लिखा है इनसोल्यूबल प्रोटीन। इसका मतलब होता है अघुलनशील प्रोटीन। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूबल प्रोटीन, मतलब घुलनशील प्रोटीन। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि जो रेशम का धागा है, जो फाइबर ऑफ सिल्क है, वो मुख्यतः किससे मेडअप है? प्रोटीन से मेडअप है। और प्रोटीन 2 तरह की है, एक सोल्यूबल है और एक इनसोल्यूबल है। सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जो सोल्यूबल होगी वो प्रोटीन घुलनशील कहलाएगी और जो नहीं है उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब अघुलनशील प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की हमें अघुलनशील प्रोटीन मिलती है। एक को मैंने कहा है, पहली तो कौन सी है? पहली तो है सेरिसिन और दूसरी कौन सी है? फाइब्रोइन। तो ये तो कौन सी हो गई? सेरिसिन, और दूसरी हो गई हमारे पास फाइब्रिनॉय। और एक हो गई सेरिसिन। तो ये 2 प्रोटीन हमारे पास ऐसी हो गई जो कि हमें फाइबर ऑफ सिल्क में इनसोल्यूबल प्रोटीन के रूप में मिलती। अब हम सोल्यूबल प्रोटीन की बात करते हैं। तो सोल्यूबल प्रोटीन यहाँ पर मैंने एक लिखी है जिसको आप हिंदी में कहते हैं जिलेटिन। और ये जो जिलेटिन प्रोटीन है ये सोल्यूबल है क्योंकि गर्म जल के अंदर क्या होगा? गर्म पानी में ये प्रोटीन जो है घुल जाती है। तो इसलिए इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? इस प्रोटीन को हम कहेंगे सोल्यूबल प्रोटीन। तो ये जो सोल्यूबल प्रोटीन है, इस सोल्यूबल प्रोटीन को हम देखें तो जिलेटिन, और ये जो जिलेटिन है ये गर्म पानी में घुल जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोल्यूबल प्रोटीन कहते हैं। तो ये मुख्य प्रोटीन कौन कौन सी हो गई? सेरिसिन हो गई, फाइब्रिन हो गई और जिलेटिन हो गई। लेकिन इसमें भी ये वाली जो प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगर बात आए कि साहब अघुलनशील प्रोटीन और घुलनशील प्रोटीन का रेशियो क्या होता है, तो रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है 75% होती है और रेस्ट ऑफ 25% ये होती है। ये हमने देखा। लेकिन इसके अलावा भी हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर। ये 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी चीज़ यहाँ पर कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कभी कभी ये पिगमेंट्स मिलते हैं प्लस वैक्स। ये कुछ चीज़ें और आप ये ऐड कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम कंपोजिशन ऑफ सिल्क में सेरिसिन, फाइब्रोइन एंड जिलेटिन, कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट और वैक्स,
इनको इंक्लूड करेंगे और ये सारे एक जगह हो जाएंगे तो रेशम का फाइबर बन जाएगा। और ये सिक्रीशन कहाँ से होगा, ये सिलेवरी ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन था सिल्क ग्लैंड उनसे होगा। और ये सिल्क ग्लैंड कहाँ मिलेगी, ये कैटरपिलर में मिलेगी, जिससे कि आपने कैटरपिलर को लार्वा कहा था सिल्कवर्म का, या जिसको इल्ली भी आपने कहा था, तो उससे ये स्रावित होगी। तो ये हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन। अब हम देखते हैं डिजीजेज ऑफ सिल्कवर्म। डिजीजेज ऑफ सिल्कवर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, रेशम कीट रोग। रेशम के कीट में कौन कौन से रोग होते हैं तो वो हमें देखना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सिल्क इंडस्ट्री है या सेरिकल्चर जो प्लांट हैं उन प्लांट्स में इन डिजीज से सिल्कवर्म को बचाना जरूरी है। अगर ये नहीं बचा तो फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है सिल्कवर्म की वो घट जाएगी और हमारी अर्निंग कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने 4 डिजीज़ लिखी है। पहली डिजीज़ मैंने मैगट डिजीज़ लिखी है, सेकंड वाली पेब्रिन लिखी है, थर्ड वाली पोलियोहाइड्रोसिस लिखी है, और फोर्थ वाली फ्लेचेरी, और फिफ्थ वाली ग्रीन मस्कार्डिन लिखा है मैंने। तो ये 5 तरह की रोग हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला है मैगट डिजीज़। मैगट डिजीज़ का नाम ध्यान में आते ही हम मैगट फ्लाई की बात करते हैं, यानी एक मक्खी के द्वारा। तो ये एक ऐसी मक्खी है जिसकी वजह से सिल्कवर्म के अंदर रोग उत्पन्न होता है। और इस मक्खी का नाम क्या है, ये एक फ्लाई है जिसका नाम है ट्राइकोलाइगा सोर्बिलेंस। और ये क्या है, एक मक्खी है। और ये मक्खी क्या करती है, ये मक्खी क्या करती है, शहतूत के पेड़ के पौधे की पत्तियों के ऊपर जो कोकून होता है, जो एग्स होते हैं, जो कोकून होता है, उस कोकून के ऊपर ये मक्खी अंडे देती है। और ये अंडे देती है तो इस अंडे से क्या निकलता है, लार्वी निकलता है। और ये लार्वा किसके ऊपर है, कोकून के ऊपर। तो ये कोकून के अंदर क्या कर देगा, छिद्र कर देगा, और छिद्र करके उसके अंदर घुस जाएगा। उसके अंदर घुस जाएगा तो कैटरपिलर का भोजन लेना कम हो जाएगा। उसकी आंतरिक जो त्वचा है और जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं, वसीय उत्तक वगैरह है, उन सब में सूजन आने लगेगी। और सूजन आने लगेगी तो जो लार्वा था, कौन सा लार्वा, कैटरपिलर सिल्कवर्म का, उस लार्वा के अंदर सफ़ेद पश पड़ जाएगी। पस का मतलब क्या होता है, मवाद। और अंततः लार्वा क्या है कि जो 4 से 5 इंस्टार स्टेज होती है, उन इंस्टार स्टेज तक वो लार्वा पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही डेथ हो जाएगी। तो ये डिजीज जो कहलाएगी मैगट डिजीज कहलाएगी। और ये एक मक्खी की वजह से होगी। और मक्खी क्या करेगी, कोकून के ऊपर बैठेगी, और कोकून के ऊपर बैठेगी या लार्वा के ऊपर बैठेगी। और जैसे ही उन अंडों से क्या है कि लार्वा निकलेगा, यानी मक्खी वाले अंडों से लार्वा निकलेगा, तो वो किसको पिनेट्रेट कर जाएगी, वो लार्वा जो सिल्कवर्म का है उसकी एपिथेलियम को ब्रेक करके अंदर पोर कर जाएगी। और पोर करने के बाद में अंदर घुस जाएगा वो लार्वा। और अंदर घुस के बाद में उसके आंतरिक जो टिश्यूज़ हैं, उनको इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको डिग्रेड करेगा। और ऐसी कंडीशन में वह पश पड़ जाएगी और मवाद पड़ जाएगी, और अंततः कैटरपिलर मर जाएगा। तो ये डिजीज हो गई। अब हम बात करते हैं पेब्रिन। ये सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन डिजीज है सिल्कवर्म की। और ये जो जिसकी वजह से होता है उसका नाम है नोसेमा बोम्बिसिस। और नोसेमा बोम्बिसिस क्या है, एक प्रोटोजोआ है। और ये जो प्रोटोजोआ है इसकी वजह से यह डिजीज होती है। और जब इस प्रोटोजोआ का संक्रमण जब हम सीड्स लेते हैं, या ग्रेनेज प्रबंधन अगर ठीक से ना हो, ग्रेनेज प्रबंधन का मतलब जहाँ से हम सीड्स लेते हैं यानी एग्स को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर ये प्रोटोजोआ जो है, जितने भी ग्रेनेज इक्विपमेंट होते हैं, ग्रेनेज जो हाउसेज होते हैं, ग्रेनेज जो स्टोर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर ये मिल जाता है। तो ये उनके साथ में जब आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो सिल्कवर्म का लार्वी है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी खुराक कम हो जाती है। और खुराक कम होते होते वो धीरे धीरे करके जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए 10,000 टाइम जो उसकी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सबसे कॉमन डिजीज़ है पेब्रिन। इसके लिए हमें क्या है कि जो ग्रेनेज हाउस है या एग्स जहाँ से हम लेते हैं, जिन इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं, उन सबको स्टरलाइज किया जाना जरूरी है।
अब एक है पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़। ये पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़ क्या होती है, ये पहले तो ये समझिए कि जो पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़ है ये होती किसकी वजह से है, ये होती है वायरस से, और वायरस डिजीज है ये। तो ये वायरस से होने वाली जो बीमारी है सिल्कवर्म में, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि जैसे ही ये संक्रमित करता है लार्वल फॉर्म को, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, या तो हेक्सागोनल और या पेंटागोनल, इस तरह के जो हैं अपने उसकी बॉडी में जाकर के उत्तकों में इस तरह के फलक तैयार करता है, षटकोणीय फलक या पंचकोणीय फलक। और इन फलक में धीरे धीरे क्या है कि पस बढ़ना आरंभ होती है और ये फैलता जाता है, जिससे कि लार्वा का शरीर फूल जाता है और उसकी ग्रोथ होने के बजाय वो धीरे धीरे उसकी खुराक कम हो जाती है, स्वेलिंग्स आ जाती है अंदर की तरफ। तो ये पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़ कहलाती है। अब पॉलीहेड्रोसिस डिजीज़ भी दो प्रकार की होती है, या तो ये होती है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब यहाँ केंद्रकीय होता है। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, केंद्रकीय। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, केंद्रकीय। तो जो शरीर के जितने ऊतक हैं, अंग है, ऑर्गन हैं, सब के जो न्यूक्लियस हैं, उन सब के न्यूक्लियस में, उन सभी के न्यूक्लियस में, या मैं कहूँ केंद्रक वाला जो पदार्थ है, ये फलक बन जाएंगे। तो इनके अंदर क्या है कि पीले रंग का द्रव भर जाएगा, और पीले रंग का द्रव भर जाएगा तो इससे क्या है कि पिलवास आ जाएगा। पिलवास का मतलब पीलिया, और पीलिया को आप कहते हो जॉन्डिस, इसको ग्रेसरी डिजीज भी कहते हैं। तो इससे क्या, कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा भाई। तो ये हो गया कौन सा, न्यूक्लियर। दूसरा है इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल को आप आंत्र से संबंधित कह सकते हैं, तो आंत्रीय, आंत्रीय रोग है ये। अब आंत्रीय भी दो प्रकार का हो सकता है, यानी आंत्र जो उपकला है, उस उपकला की जो बनाने वाली कोशिकाएं हैं, उनके कोशिका द्रव में इन्फेक्शन हो सकता है, या आंत्र उपकला की जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, उनके न्यूक्लियस में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी दो प्रकार की हो गई, लेकिन अंततः हम यही कहेंगे कि कैटरपिलर ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अंततः वो मर जाएगा, कोकून फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये पॉलीहाइड्रोसिस डिजीज हो गई। एक हमारे पास क्या है, फ्लेचेरी है। ये फ्लेचेरी जो डिजीज़ है ये बहुत कम देखने को मिलती है, और अगर हम फ्लेचेरी डिजीज़ की बात करें तो ये भी कैसी डिजीज़ है, ये एक सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। ये किसकी वजह से होती है भाई, ये जीवाणु जनित है, और ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये कैसे होगा, जब कैटरपिलर मर जाएगा, या सिल्कवर्म मर जाएगा, या सिल्कवर्म की किसी भी स्टेज में डेथ हो जाती है, तो उसके मरे हुए शरीर पर ये जीवाणु पनपते हैं और उसको सड़ाते हैं। सड़ाने से इसकी वृद्धि होती है, जिससे कि जो अन्य जीवित लार्वी है, प्यूपा है, क्राइसेलिस है, कोकून है, उनके ऊपर इन्फेक्शन होता है और अंततः ये फ्लेचेरी डिजीज हो जाती है। अब हम देखते हैं ग्रेन मस्कार्डिन। ग्रेन मस्कार्डिन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, हरा मस्कार्डिन रोग। और ये जो रोग है वो होता है फफूंद से। फफूंद का मतलब फंगस, फफूंद जनित रोग है, फंगस से होने वाला रोग है। और इस रोग को हम कहते हैं स्पिकेरिया परासिना। स्पिकेरिया परासिना नामक फंगस से होने वाला रोग। ये वास्तव में हमारे देश में या जो सिल्क कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ग्रीन मस्कार्डिन की बात करें तो ये जो रोग है जनरली सीन किया गया था कहाँ पर, एक कंट्री थी जिसका नाम था वियतनाम। वियतनाम देश में जो सिल्क इंडस्ट्री है और जो सेरीकल्चर जहाँ किया जाता है, वहाँ पर फफूंद से होने वाला एक रोग देखा गया जिसे नाम दिया गया ग्रीन मस्कार्डिन। इसमें क्या है कि जो आपका कैटरपिलर है उसमें जब इसका इन्फेक्शन होता है तो ये कोकून का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, और कोकून का फॉर्मेशन नहीं कर पाता तो सिल्क जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो हम ये कहें कि ये जो 5 मेजर रोग हैं इसके, ये 5 मेजर रोग हमने देखे और इसका केमिकल कंपोजिशन देखा। अब हम इसका अगर हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिल्क जो है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क। हमारा अगला टॉपिक क्या है इसी के साथ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, या मैं कहूँ आर्थिक महत्व किसका, आर्थिक महत्व रेशम का। तो इसका क्या क्या हम बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा महत्व तो देखिए मैं एक एक करके लिखता हूँ। वस्त्र निर्माण में, वस्त्र निर्माण हो गया साहब, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके अलावा पैरासूट इंडस्ट्री में, पैरासूट की जो डोरियां होती है, पैरासूट की डोरियां हैं उसके निर्माण में, जो मोजे होते हैं उसके निर्माण में, और जो बहुत सारे अन्य जैसे कि मछली पकड़ने का कांटा होता है, मछली पकड़ने के कांटे में। इसके अलावा जो आटा मील की छलनी होती है, आटा मील की जो छलनी होती है, आटा मील में जो छलनी होती है वहाँ पर भी जो है इस सिल्क को ही यूज किया जाता है और इससे बना लिए जाते हैं। और बिना तार के जो रिसीवर होते हैं, बिना तार के रिसीवर, उसमें इसको यूज किया जाता है। बिना तार के रिसीवर हो गए। और इसके अलावा जो दस्ताने आते हैं सिल्क के बने हुए, एक जो रेसिंग कार होती है, रेसिंग कार के टायर्स में, रेसिंग कार जो होती है, रेसिंग कार जो होती है उसके टायरों में भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैकेट है, जैकेट निर्माण में जो मैन एंड वुमेन के लिए जैकेट वगैरह बनाई जाती है उसमें काम में आती है। रैपर बना देते हैं इससे, बहुत सारे रैपर बनाने में, साड़ियाँ बनाने में, साड़ियों में, साड़ियाँ निर्माण में रैपर, जैकेट, साड़ियाँ। इसके अलावा भी आप और कुछ याद कर सकते हैं जहाँ आप देखते हो जो प्रिंटेड सजावटी फैब्रिक्स होते हैं, प्रिंटेड सजावटी, प्रिंटेड सजावटी फैब्रिक, इनके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा भी आप जो दैनिक जीवन में देखते हैं उन सारी चीज़ों का आप नाम इसमें ले सकते हैं कि किस किस में हम सिल्क को यूज़ करते हैं, या हम कहें कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसके साथ ही कि जो रेशम राष्ट्रीय रेशम परियोजना NSP स्टार्ट हुई थी, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय रेशम परियोजना। ये स्टार्ट हुई थी नेशनल सिल्क प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ था कब, 1989 में। ये कुल मिलाकर के 555 करोड़ की योजना थी। इस योजना में कितने व्यय किए गए, 555 करोड़ रुपए व्यय किए गए। और ये 89 में स्टार्ट हुई थी। और पैसा कहाँ से मिला, विश्व बैंक व स्विस गवर्नमेंट से।
तो हम ये कहें कि राष्ट्रीय रेशम परियोजना का आरंभ 1989 में 555 करोड़ के साथ में स्टार्ट हुआ था और विश्व बैंक और स्विस बैंक की जो सरकार है, स्विस सरकार जो है स्विट्ज़रलैंड की, उन दोनों के सहयोग से ये पैसा मिला और ये स्टार्ट हुआ। उस समय ये 17 राज्यों में स्टार्ट हुआ था। कितने राज्यों में? भारत के 17 राज्यों में। आज तो 28 स्टेट हैं, तो उस समय 17 राज्यों में ये चली थी और इसका कुल समावधि 5 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद भी इसको बढ़ाया गया था। 5 वर्ष तक के लिए ये योजना लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय सेवा जो राष्ट्रीय रेशम परियोजना आपने देखी वो आपने देखी। इसके साथ ही इससे पहले सेंट्रल सिल्क बोर्ड का गठन कर दिया गया था। तो वो सेंट्रल जो जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड, इसका निर्माण सेंट्रल सिल्क बोर्ड का गठन किया गया था देश में इस इंडस्ट्री को पनपाने के लिए। तो ये कब किया गया था? ये वाला जो था वो किया गया था आपके 1949 में, यानी जब संविधान लागू हो रहा था तो उसी समय इस चीज़ को महसूस कर लिया गया था कि इतने बड़े देश में जो सेरीकल्चर है उसको ज़रूरी है प्रोत्साहन देना। तो इस संदर्भ में केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन 1949 में कर दिया गया था और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो बेंगलोर जो कि कर्नाटका में है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया में रेशम की प्राप्ति होती है वो कर्नाटक स्टेट से ही होती है, इसलिए सिल्क स्टेट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज कर्नाटका। तो हम कर्नाटक को क्या कहते हैं? भारत की रेशम की राजधानी भी कहते हैं। तो ये केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो बात थी वो हमने की और इसमें अनेक जो संस्थाएं थी उन सब ने अपना अपना प्रयास किया। इसके बाद में अगर हम देखें कि वर्तमान में वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं और स्पेशली हमारे देश में रेशम जो इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन देने का काम कौन कर रहा है, तो केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। एक तो है केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। एक तो हमारे देश में है केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ पर है? मैसूर में है। कहाँ पे है भाई? मैसूर। और मैसूर आल्सो इन सिचुएटेड स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ कर्नाटका। तो ये रेशम का जो प्रशिक्षण संस्थान है। और ऐसे ही केंद्रीय जो रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में है वो का वही एक दूसरा इसी नाम से केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है बहरामपुर। और बहरामपुर कहाँ पड़ता है? बहरामपुर पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तो दो तो हमारे केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हो गए मैसूर में और बहरामपुर में, और साथ में एक है हमारे टसर रेशम के लिए जो कि आपने पढ़ा था असामेंसिस की वजह से, तो उसको बोलते हैं केंद्रीय टसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये कहाँ था? आसाम की तरफ की बात करते हैं तो हम कहेंगे रांची, और रांची पड़ता है वर्तमान में कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड यहाँ पर। तो ये तीसरा इंस्टीट्यूट हो गया। पहला इंस्टीट्यूट हो गया केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर, दूसरा इसी नाम से कहाँ है? बहरामपुर, और एक तीसरा मैंने लिखा केंद्रीय टसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची जो कि झारखंड में पड़ता है। और अब एक और जो है तकनीकी शोध संस्थान और है रेशम का, और वो कहाँ पर है? जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकनीकी शोध संस्थान केंद्रीय रेशम तकनीकी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान।
ये कहाँ पर है भाई? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और ये कहाँ है? कर्नाटका में है। और ये भी कहाँ था? कर्नाटक में था। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जो राष्ट्रीय रेशम परियोजना है, केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, या CSB है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इन सब को हमने देखा और साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा। इस तरह से हमने सेरीकल्चर को 5 जो यूनिट थी उसको हमने अंतिम जो लेक्चर है इस यूनिट का सेरीकल्चर पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट किया। अब अगले जो वीडियोस होंगे उनमें फिर से एक नई यूनिट को हम लेके हाजिर होंगे। और आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखिए और नोट्स तैयार कीजिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप इन वीडियोस का लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।